हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल जीरो टू कॉमर्स में। और आज मैं आपको सिखाऊंगी एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट में आपको इससे पहली वाली क्लास में सिखा चुकी हूँ। फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन आएगा वो मैंने आपको बताया था कि जिस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट पूछी जाएंगी आपसे वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। तो एग्जाम में एडजस्टमेंट करने से पहले आपको फाइनल अकाउंट सीखना बहुत जरूरी था कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो वो हम इससे पहली क्लास में सीख चुके हैं। और आज हम सीखेंगे एडजस्टमेंट, जिसे कहते हैं समायोजनाएं। समायोजनाएं क्या होती हैं कि जैसे कोई हमारे ट्रायल बैलेंस है और उस ट्रायल बैलेंस से हमसे कहा गया है कि हमें फाइनल अकाउंट बनाना है। तो फाइनल अकाउंट बनाते समय कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जो छूट जाती हैं लिखनी। जैसे हमें कुछ मंथ की सैलरी थी जो मिलनी बाकी थी और वो हम अपने फाइनल अकाउंट में लिखना भूल गए हैं। तो जो सैलरी कुछ मंथ की हमारी बाकी थी उसे हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे, वो सब क्या कहलाता है, वही चीजें एडजस्टमेंट कहलाती हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे कोई भी एसेट है, तो जैसे कोई संपत्ति है और उस पर डेप लगा है, मतलब 1 साल के अंदर उस संपत्ति के अंदर गिरावट आ गई। मान लीजिए कि फर्नीचर था जो हमारे बिजनेस में लगा हुआ था फर्नीचर। उस फर्नीचर की जो वैल्यू थी वो थी 1 लाख रुपए। अब वो 1 लाख रुपए का जो फर्नीचर लगा हुआ था, जब हमने फाइनल अकाउंट बनाए 1 साल बाद तो उस फर्नीचर में थोड़ी घिसावट आ गई। तो घिसावट को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं कि अगर किसी संपत्ति की जो वैल्यू है, जो एसेट की वैल्यू है, अगर वो घट जाती है तो उसी चीज को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो कितना परसेंट उसकी जो वैल्यू है वो कम हुई है, उसको भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, एडजस्टमेंट बहुत तरह की होती हैं, लेकिन मैं आपको वो एडजस्टमेंट कराऊंगी जो आपके एग्जाम में आएगी। जितनी भी मैं आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगी उससे बाहर एक भी एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगी। जितनी भी एडजस्टमेंट मैं आपको सिखाऊंगी आपको वही बहुत अच्छे से सीखनी है और एग्जाम में आपके वही आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं हम अदत्त व्यय। अदत्त व्यय को हम इंग्लिश में कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जैसे हमने किसी का कोई काम कर दिया है लेकिन अभी उसका पैसा हमें मिलना बाकी है। तो जो पैसा हमें मिलना बाकी है तो आगे हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए ये जो एडजस्टमेंट है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। और ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन पर दी गई होती है। ये रेंट पे भी दी जा सकती है, ये सैलरी पर भी आपको दी जा सकती है, ये इंश्योरेंस से भी आपको दी जा सकती है। किसी पर भी कोई भी अगर हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उस पर ये एडजस्टमेंट आपको दी जाएगी। तो ये करनी किस तरह से है? सबसे पहले एडजस्टमेंट के लिए दो बातों का ध्यान रखेंगे। जो भी चीज एडजस्टमेंट में दी गई होती है, जैसे मान लीजिए सैलरी ट्रायल बैलेंस के अंदर 10,000 रुपए दी गई है और एडजस्टमेंट में सैलरी अलग दी गई है, तो हम उस जो एडजस्टमेंट की अमाउंट होगी सैलरी की, जब हम उसको एडजस्ट करेंगे तो हम उसको दो अकाउंट में लिखेंगे। हमेशा याद रखेंगे एडजस्टमेंट जिस भी चीज पर दी जाती है और जितनी भी वैल्यू की दी जाती है वो दो जगह पर आती है। जब तक एडजस्टमेंट दो जगह पर नहीं आएगी आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो करना किस तरीके से है? जैसे यहाँ अदत्त व्यय है और अदत्त व्यय में मान लीजिए वेतन दिया गया है। वेतन अदत्त आपको दिया गया है और वो दिया गया है 100 रुपए। वेतन अदत्त तो 100 रुपए है, मतलब आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है वो आपकी 100 रुपीज दी गई है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर जो आपको सैलरी, सैलरी मतलब वेतन, जो आपको वेतन दिया गया है वो 10,000 का दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो सैलरी है ये कहाँ पर आती है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, मैंने आपको बताया था कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ है और यहाँ पर मैं सैलरी लिख रही हूँ। तो सैलरी जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू वाली साइड में आती है, तो यहाँ पर आएगी टू सैलरी। तो सैलरी की अमाउंट, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में 10,000 है तो सैलरी की अमाउंट पहले हम 10,000 रुपए यही सैलरी के बराबर में लिखेंगे। और जो जितनी एडजस्टमेंट की अमाउंट उसके ऊपर दी गई है, एडजस्टमेंट दी गई है 100 रुपीज की, जितना भी आउटस्टैंडिंग इस पर दिया गया है आउटस्टैंडिंग इसके अंदर प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ आउटस्टैंडिंग लिख देंगे। आप फुल फॉर्म का यूज कीजिएगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग की जितनी भी अमाउंट है यहाँ पर आप उसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 10,000 100 रुपए ये हो जाएगी प्लस होने के बाद। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे। अब बात आई
कि ये जो एडजस्टमेंट की अमाउंट है, एडजस्टमेंट की अमाउंट ये नहीं है, सिर्फ ये है। तो जो सैलरी की अमाउंट है 10,000 रुपए, वो तो सिर्फ एक ही जगह पर आएगी, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट की अमाउंट है ये दो जगह पर आएगी। जब ये एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ चुकी है, तो इसकी दूसरी जगह कहाँ पर होगी? अगर कोई भी चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ चुकी है, तो उसकी दूसरी जगह होगी बैलेंस शीट। या फिर कोई भी चीज अगर ट्रेडिंग अकाउंट में आ गई है, तो उसकी दूसरी चीज जगह जो होगी वो या तो बैलेंस शीट होगी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। तो इसका मतलब है ये जो सैलरी है ये एक जगह तो आ गई आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरी जगह ये आएगी बैलेंस शीट में। और याद रखेंगे बैलेंस शीट की कौन सी साइड में आएगी? ये आएगी बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज वाली साइड में। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर बैलेंस शीट के लिए कॉलम बना रखा है, ठीक है, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? ये हमारी लाइबिलिटीज वाली साइड है, ये लाइबिलिटीज वाली साइड है और ये हमारी एसेट्स वाली साइड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी और यहाँ लिखेंगे 100 रुपीज। तो इस तरह से कोई भी अगर अदद यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की कोई भी अगर आपको एडजस्टमेंट दी जाएगी, तो आप उसको इस तरह से सोल्व करेंगे। जितने रुपए उसके पहले क्वेश्चन में दिए गए हैं, पहले उस चीज को उसकी जगह पर लिखेंगे। जैसे सैलरी है, प्रॉफिट एंड लॉस के टू वाली साइड में आती है, यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। लिखने के बाद हमने देखा कि इसके ऊपर अदद है, अदद का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग वाली चीजें याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग वाली चीजें होती हैं प्लस। जिस चीज के ऊपर भी आउटस्टैंडिंग दिया जाएगा, जितनी भी अमाउंट दी जाएगी वो उसी के अंदर प्लस कर दी जाएगी। तो यहाँ पर हमने 10,000 की सैलरी थी, उसमें 100 जो आउटस्टैंडिंग दिया गया था वो प्लस कर दिया है। उसके बाद यहाँ 10,100 रुपए आ गया। और उसके बाद ये एडजस्टमेंट की अमाउंट, मैंने बताया आपको कि एडजस्टमेंट की अमाउंट दो जगह पर जब तक नहीं आएगी, कंप्लीट नहीं होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी को बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज वाली साइड में लिख दिया। अब आउटस्टैंडिंग आपको रेंट पे दी जाए, इंश्योरेंस पे दी जाए, टैक्स पर दी जाए, किसी भी चीज पर आउटस्टैंडिंग अगर आपको दिया जाएगा, तो आप इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे। लाइबिलिटीज वाली साइड में लिखेंगे उस अमाउंट को, और जिस चीज के ऊपर दिया गया है उस चीज के अंदर इसको प्लस कर देंगे। तो ये थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट है वो अदत्त व्यय था, और ये है पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय, पूर्वदत्त को कहते हैं प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और जिस चीज के ऊपर भी ये वाली एडजस्टमेंट दी गई होगी, याद रखिएगा वो उसकी अमाउंट में से माइनस कर दी जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी एक्सपेंसेस के ऊपर अगर आपको ये दिए जाएंगे, तो आप उसके अंदर से प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। किस तरह से माइनस करेंगे और कैसे लिखेंगे, इसका ट्रीटमेंट इस तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको किराया दिया गया है 500 का, ठीक है, किराया मतलब रेंट, रेंट आपको 500 का दिया गया है, और जो एडजस्टमेंट है उसके अंदर 50 रुपए का रेंट जो है वो प्रीपेड आपको दिया गया है। बताया गया है कि 50 रुपए का जो किराया है वो पूर्वदत्त है। तो 50 रुपए का किराया अगर पूर्वदत्त है, तो आप किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले किराया मतलब रेंट, रेंट जो होता है एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू वाली साइड में आता है। तो यहाँ पर इसको टू साइड में लिखेंगे, टू रेंट, और रेंट की जितनी अमाउंट होगी वो उसके पास ही लिख देंगे 500। फिर इसके नीचे हम माइनस का साइन लगाकर लिखेंगे प्रीपेड। प्रीपेड कितने रुपए का आया है? प्रीपेड आया है 50 रुपए का। यहाँ से इसे माइनस कर देंगे, 500 रुपए में से 50 रुपए माइनस करेंगे तो 450 रुपए यहाँ आ जाएंगे। और ये जो 50 रुपए हैं, जिस तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो होते हैं प्लस, प्रीपेड होते हैं माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज वाली साइड में आते हैं, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो बैलेंस शीट की एसेट वाली साइड में आते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रीपेड रेंट, और प्रीपेड रेंट कितने रुपए का है? 50 रुपए का। याद रखिएगा सिर्फ एडजस्टमेंट वाली अमाउंट ही दो जगह पर आनी है, 50 रुपए यहाँ भी आए हैं और 50 रुपए यहाँ भी आए हैं, तो ये एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं थर्ड। मैं आपको डेप्रिसिएशन की जो एडजस्टमेंट है वो बताती हूँ। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हर एक एग्जाम में देखने को मिली है। अभी तक जितने भी बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं, और 10th का
एग्जाम में जितने भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं अभी तक, सभी के अंदर जो एडजस्टमेंट का क्वेश्चन दिया गया है उसमें डेप्रिसिएशन खास जो है वो हर क्वेश्चन में दिया गया है। आता किस तरीके से वो सीख लीजिए। इसकी एडजस्टमेंट इस तरह से आती है, फर्नीचर पर 5% की दर से हास लगाएं। हास मतलब डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया, जब किसी एसेट की वैल्यू घट जाती है, जितना परसेंट या जितनी भी अमाउंट से घटती है उसी चीज को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। करना इसका ट्रीटमेंट किस तरह से है, सबसे पहले आप याद रखेंगे क्वेश्चन में फर्नीचर आपको दिया गया होगा। मान लीजिए यहाँ पर फर्नीचर, रेंट हटा देते हैं यहाँ से, फर्नीचर की वैल्यू दी गई है आपको क्वेश्चन के अंदर 20,000 रुपए, कि आपने 20,000 रुपए का फर्नीचर लगाया है। ये 20,000 रुपए का जो फर्नीचर लगाया है, सबसे पहले तो फर्नीचर कहाँ पर जाएगा, सबसे पहले आप वो याद करेंगे। मैंने आपको जो फाइनल अकाउंट का चैप्टर कराया था उसमें हर एक चीज बताई थी कि एसेट क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं। जिसने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप फाइनल अकाउंट बनाना नहीं सीखेंगे, जब तक आप ये नहीं सीखेंगे कि फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, तब तक आपको एडजस्टमेंट समझ नहीं आएंगी। तो फाइनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि फर्नीचर जो होता है एक एसेट होता है, और एसेट कहाँ पर आती है, बैलेंस शीट के अंदर। तो मान लीजिए यहाँ पर फर्नीचर है और फर्नीचर मैंने यहाँ लिख दिया फर्नीचर, और फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 20,000। मैंने पहले उसको 20,000 यही लिख दिया, ठीक है। अब 20,000 पर जो डेप है, जो 20,000 रुपए की वैल्यू फर्नीचर की थी, अब वो 20 की नहीं रही। जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं अपना 1 साल बाद, तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है। कितना कम हो गई है, 5%। तो हम क्या करेंगे, 20,000 का 5% पहले निकालेंगे कि फर्नीचर की वैल्यू में कितने परसेंट की, कितनी अमाउंट की कमी आई है। 5% की कमी आई है, मतलब 1,000 रुपए से फर्नीचर क्या हो गया है, कम हो गया है। तो जितनी वैल्यू इसकी कम हो गई है इसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे और लिखेंगे डेप, और यहाँ लिखेंगे 1,000। जितना भी परसेंटेज होगा इसके सामने शो कर देना, यहाँ से माइनस करना, यहाँ आ जाएगा 19,000। अब ये जो एडजस्टमेंट की अमाउंट है वो ये है, जो 1,000 रुपए है ये एडजस्टमेंट की अमाउंट है, और यही एडजस्टमेंट की अमाउंट कितनी जगह पर आएगी, दो जगह पर। एक जगह तो ये बैलेंस शीट के अंदर आ चुकी है, दूसरी ये कहां पर आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो आप ध्यान रखेंगे किसी भी एसेट पर अगर डेप्रिसिएशन दे रखा है तो आप उसे कहां कहां लिखेंगे, जिस एसेट पर दिया गया है उसमें से माइनस हो जाएगा, और उसके अलावा ये आएगा यहाँ टू डेप ऑन फर्नीचर के नाम से, जितने रुपए यहाँ से आपने माइनस किए हैं वो यहाँ भी आ जाएंगे। तो इस तरह से ये भी एडजस्टमेंट की जो अमाउंट है वो कंप्लीट हो गई है दोनों जगह पर। तो मैंने आपको 3 तरह की एडजस्टमेंट अभी बताई हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और डेप ऑन एसेट्स। तो जितनी भी मैंने भी आपको तीनों बताई हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट हैं। इसमें से 3 में से 2 आपको 100% आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में। इसके अलावा और भी हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको सभी कराऊंगी। जितनी भी मुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको सारी एडजस्टमेंट कराऊंगी, आपको एक भी नहीं छोड़नी है, जितनी भी मैं आपको करा रही हूँ। तो चलते हैं आगे। तो 3 एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। नंबर 4, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, अभी जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, ये भी आपको ज्यादातर परसेंटेज में मिलेगा। किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको अमाउंट दे दी जाए कि 400 रुपए का ब्याज है, 200 रुपए का ब्याज है, लेकिन मोस्टली ये जो आपको मिलेगा वो परसेंटेज में मिलेगा। यहाँ पर मान लीजिए 5% लिखा हुआ है, पूंजी पर ब्याज 5% लगाना है, ठीक है। तो पूंजी की अमाउंट दी गई होगी क्वेश्चन में, ठीक है। पूंजी को कहते हैं हम कैपिटल, और कैपिटल की अमाउंट दी गई है 50,000 रुपए, ठीक है। एक चीज और मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स को हम हिंदी में कहते हैं आहरण, और मैंने इसका दूसरा नाम भी आपको बताया था, जो मैंने एंट्रीज कराई थी आपको, एंट्रीज वाली क्लास आप देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि आहरण के और भी नाम है, जिसे हम निजी प्रयोग भी कहते हैं, व्यक्तिगत प्रयोग भी कहते हैं।
तो निजी प्रयोग या व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जब माल निकाला जाता है उसी चीज को आहरण कहते हैं। और आहरण आहरण के नाम से भी आपको मिल सकता है। तो हिंदी में इसके 3 नाम है, आहरण, निजी प्रयोग, व्यक्तिगत प्रयोग, लेकिन इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, ड्राइंग्स। और जो ड्राइंग्स होती है वो कैपिटल के अंदर से माइनस होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये दी जाएगी। तो ब्याज की जो एडजस्टमेंट है वो किन किन चीजों पर आती है, वो कैपिटल पर भी आती है, वो ड्राइंग्स पर भी आती है, और इसके अलावा वो ऋण ऋण होता है लोन, इस पर भी आती है। तो 3 चीजें हैं, 1 2 3, इन 3 चीजों पर यह एडजस्टमेंट आती है जिसमें ब्याज के बारे में पूछा जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है पूंजी पर ब्याज 5%, आपको इसमें ये भी दे सकते हैं पूंजी की जगह आहरण पर ब्याज, आहरण की जगह दे सकते हैं ऋण पर ब्याज, और इन सब की तीनों की जो अमाउंट होगी वो क्वेश्चन में अलग से भी दी जाएगी। तो ट्रीटमेंट तीनों का सेम है, बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि पूंजी पर ब्याज किन 2 जगह पर आएगा, आहरण पर ब्याज किन 2 जगह पर आएगा, और जो ऋण है यानी लोन है उस पर ब्याज किन 2 जगह पर आएगा। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल कहाँ आती है, ड्राइंग्स कहाँ आती है, और लोन कहाँ आता है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, तीनों ही चीजें ऐसी हैं जो आपकी लाइबिलिटीज वाली साइड में आती हैं। ड्राइंग्स भी लाइबिलिटीज में आएगा, कैपिटल भी लाइबिलिटीज में आएगी, और लोन भी लाइबिलिटीज में ही आएगा। तो एक एक जगह तो इनकी कंफर्म है, एक जगह तो इनकी अमाउंट जहां पर आएगी वही इनके साथ में जो एडजस्टमेंट की अमाउंट है वो आएगी। और ब्याज जिस किसी भी चीज पर दिया जाता है वो उसके अंदर प्लस होता है, याद रखेंगे, डेट माइनस होता है, इंटरेस्ट प्लस होता है। करना किस तरीके से है, यहाँ हम बनाएंगे बैलेंस शीट के कॉलम, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, और यहाँ आ जाएगी लाइबिलिटीज। ये बैलेंस शीट के कॉलम है, यहाँ अमाउंट का कॉलम होता है, यहाँ एसेट्स का होता है, यहाँ अमाउंट होती है, और यहाँ पर लाइबिलिटीज होती है। अब यहाँ लाइबिलिटीज में आएगी कैपिटल, तो कैपिटल यहाँ पर आती है सबसे पहले, और कैपिटल की अमाउंट जैसे 50,000 है तो यहाँ पर 50,000 रुपए लिख दिए जाएंगे। अब यहाँ पर इस पर ये दिया गया है इंटरेस्ट, पूंजी पर ब्याज, तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और 5% इंटरेस्ट लिख देंगे। 5% इंटरेस्ट कितना आएगा निकलकर, पहले उसके अमाउंट को निकालना पड़ेगा। 50,000 का 5% निकालेंगे, 20 से 20 कैंसिल, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 0, ये आ जाएगा 2500। यहाँ पर हम इसे 2500 को प्लस कर देंगे, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो इन दोनों का टोटल आएगा 52,500। मैंने इसके अमाउंट को भी यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इसके अंदर आपको ड्राइंग की एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगी, लेकिन जैसे ही आपके एग्जाम में होगा तो आपको किस तरह से करना है वो आप खुद देख लीजिएगा। क्योंकि अगर ड्राइंग पर भी एडजस्टमेंट कुछ दी गई है और ड्राइंग दी गई है तो पहले कैपिटल में उसका इंटरेस्ट प्लस करके आप यही लिखिएगा, उसके बाद ड्राइंग्स को यहाँ से माइनस कीजिएगा, और माइनस करने के बाद आप उसके अंदर नेट प्रॉफिट को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट इस तरह से करना है। एक जगह तो 2500 रुपए आ चुके हैं, ये एडजस्टमेंट की अमाउंट हमने निकाली है, और ये कितनी जगह पर आएगी सब जानते हैं, ये 2 जगह पर आएगी। एक जगह तो हो गई इसकी बैलेंस शीट, दूसरी जगह हो गई इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये अमाउंट का कॉलम हो गया, यहाँ पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, ये अमाउंट का कॉलम, और यहाँ पर्टिकुलर्स का कॉलम। करना आपको किस तरह से है वो देखिए, 2500 यहाँ हमने प्लस करके लिख दिया, तो अब ये यहाँ पर आएगी 2 वाली साइड में, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने रुपए, 2500, 2 जगह आ गई, एडजस्टमेंट कंप्लीट। अगर ये ड्राइंग्स की बात आती है तो ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट भी सेम इसी तरह होगा। करना आपको क्या है, ड्राइंग्स यहाँ पर लिखी जाती है और यहाँ से ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है। जब ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उस पर लगने वाला ब्याज है वो भी ड्राइंग्स के अंदर से, कैपिटल के अंदर से माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले ड्राइंग्स को माइनस करें, फिर उसका ब्याज निकालें, फिर उसे माइनस करें, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम पहले ड्राइंग्स पर उसका ब्याज निकालेंगे, कितने परसेंट ब्याज और कितनी अमाउंट का ब्याज आ रहा है, फिर ड्राइंग्स के अंदर वो ब्याज जोड़ दिया जाएगा, जो अमाउंट पूरी बनेगी वो यहाँ से माइनस कर दी जाएगी, ठीक है। और आपको निकालना इसी तरह से है, जैसे निकाला 2 जगह पर आएगा,
याद रखेंगे सिर्फ इतना, यहाँ पर जो चीज मैं लिख रही हूँ ड्राइंग्स का ब्याज कहाँ कहाँ पर आएगा वो आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ड्राइंग्स का ब्याज दूसरी जगह कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाय वाली साइड में यहां पर आता है। याद रखना ये टू वाली साइड है, ये बाय वाली साइड है। इसकी बाय वाली साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जितने रुपए का भी इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5,000 रुपए दे रखी है, इसकी वैल्यू, आहरण की वैल्यू 5,000 रुपए है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी ड्राइंग्स, जैसे मैंने डी बनाया, डी मतलब ड्राइंग्स हो गया। अब ड्राइंग्स के अंदर हमें क्या करना है, पहले 5,000 रुपए यहाँ लिखने हैं। 5,000 लिखे, 5,000 पे भी 5% ही मान लीजिए कि हमने 5% का ही इस पर ब्याज दिया था, तो इसका पहले हम 5% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई, ये 250 रुपए आ गया। अब ये 250 रुपए जो हैं पहले ड्राइंग्स के अंदर प्लस कर दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया किसी भी चीज का अगर हम ब्याज निकाल रहे हैं वो उसी चीज के अंदर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको प्लस कर देंगे 0,525, 5,250 रुपए। अब इसका मतलब ये हुआ जो 5,250 रुपए हैं ये पूरी अमाउंट है ड्राइंग्स की भी और ड्राइंग्स के ब्याज की भी। जब कैपिटल के अंदर से ड्राइंग्स माइनस होती है तो कैपिटल के अंदर से ड्राइंग्स का ब्याज भी माइनस होगा। तो अब हम इस पूरी अमाउंट को यहाँ से माइनस कर देंगे, तो इसे हम यहाँ ना लिखकर यहाँ लिखेंगे 5,250, और यहाँ से इसको माइनस करके यहाँ नीचे लिखेंगे, ये आ जाएगा 0। 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचे, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचे, और यहाँ 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचे, और यहाँ 4, तो यहाँ 47,450 आएगा। और फिर यहाँ पर प्लस होगा नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालते हैं। एक बात को मेरे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज वाली साइड में कैपिटल आती है, कैपिटल लिखेंगे। एडजस्टमेंट में चेक करेंगे कैपिटल के ऊपर ब्याज तो नहीं है। अगर कैपिटल के ऊपर ब्याज है तो कैपिटल के ऊपर उस ब्याज को प्लस कर देंगे, जैसे मैंने किया। फिर ब्याज को प्लस करने के बाद हम अपने क्वेश्चन में चेक करेंगे कहीं पूरे क्वेश्चन में ड्राइंग्स तो नहीं है। फिर यहाँ पर ड्राइंग्स को माइनस करने से पहले ये भी चेक करेंगे एडजस्टमेंट में कहीं ड्राइंग्स पर भी ब्याज तो नहीं दिया गया। अगर ड्राइंग्स खाली ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स पर ब्याज नहीं है, तो सीधा 5,000 ही अमाउंट यहाँ से माइनस हो जाएगी। लेकिन अगर ड्राइंग्स भी है, ड्राइंग्स पर ब्याज भी है, तब आप इस तरह से इनको प्लस करेंगे और फिर यहाँ से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी यहाँ पर हम प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में हमने निकाला होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो यहाँ पर अमाउंट प्लस कर दी जाएगी और उसके बाद यहाँ अमाउंट लिखी जाएगी। जब यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अमाउंट को प्लस कर देंगे, जो भी नेट प्रॉफिट की अमाउंट होगी यहाँ प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स दी जाए, किसी क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी जा सकती है और किसी में नहीं। तो आपको पता पूरा होना चाहिए कि क्या क्या चीजें कैपिटल के अंदर प्लस होती हैं और क्या क्या चीजें माइनस होती हैं। कैपिटल के अंदर नेट लॉस अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है वो माइनस होता है। कैपिटल के अंदर से ड्राइंग्स माइनस होती है, ड्राइंग्स का ब्याज माइनस होता है। कैपिटल में क्या चीजें जुड़ती हैं, कैपिटल में कैपिटल का ब्याज जुड़ता है और कैपिटल के अंदर ही जो नेट प्रॉफिट होता है वो जुड़ता है। तो ये चीज सारी मैंने आपको बैलेंस शीट के बारे में बताई। इसके अलावा जितनी भी लाइबिलिटीज होती है, जैसे लोन है, लोन लाइबिलिटी जिसके नीचे आ जाएगा, जितने रुपए का लोन होगा वो, और जितना उसका ब्याज निकल कर आएगा वो उसके अंदर प्लस कर देंगे। तो आपको याद रखना है पूंजी पर ब्याज जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड में आता है, टू वाली साइड में। ड्राइंग्स पर जो ब्याज होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड में आता है, बाय वाली साइड में। और एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर, ऋण पर ब्याज यानी लोन पर जो ब्याज होता है वो भी कहाँ पर आता है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टू वाली साइड में आता है। तो इनकी सबकी जो दो दो साइड हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे पूंजी के अंदर ब्याज जुड़ गया और पीएनएल की टू वाली साइड में आ गया, दो जगह कंप्लीट। ड्राइंग्स में जुड़ गया और पीएनएल के बाय वाली साइड में आ गया, ये भी कंप्लीट। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का जो ब्याज है वो लोन के अंदर प्लस हो जाएगा और बाकी फिर ये टू वाली साइड में यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो ये थी पूंजी पर ब्याज की एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से आपको देखिए ड्राइंग्स पर भी पूछी जा सकती है, पूंजी पर भी पूछा जा सकता है और लोन पर भी पूछी जा सकती है। इसके बाद जो मैं आपको एडजस्टमेंट कराऊंगी वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख के रख लीजिएगा, हर एक बच्चा उसके अंदर जाकर फंसता है।
हर कोई उस एडजस्टमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें दी गई हो दी गई होती है जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीजें उसके अंदर दी जाती हैं और किस तरह से हम उसको सोल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेटर्स पे दी जाती है, उसके अंदर डेटर्स का भी नाम होता है और बेड डेप्ट का भी नाम होता है जिसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम उस एडजस्टमेंट को। तो ये 4-5 तरह की एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, बहुत अच्छे से इन्हें समझिएगा। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या कोई भी नई एडजस्टमेंट जो आपको नहीं आती है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह से ये एडजस्टमेंट दी जाती है। देनदारों पर अशोध्य ऋण हेतु कभी संचय के नाम से दी जाती है तो कभी प्रावधान के नाम से दी जाती है। देनदारों पर अशुद्ध ऋण हेतु संचय या प्रावधान 5% की दर से कीजिए। ये 5 की जगह कुछ भी हो सकता है, कितना भी प्रतिशत में पूछ सकता है, 5, 10, 2.5% में भी पूछा जाता है। तो इस किस तरह से करना है वो देखेंगे। ये एडजस्टमेंट भी 2 जगह पर आएगी। एडजस्टमेंट कोई सी भी हो उसकी जो अमाउंट होगी वो 2 जगह ही आनी है। करना किस तरह से है, यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है किस चीज का होता है, देनदार जिसे हम कहते हैं डेटर्स, अशुद्ध ऋण जो होता है बेड डेप्ट। बेड डेप्ट हमारा मरा हुआ पैसा मतलब जिसके मिलने की उम्मीद अब खत्म हो चुकी है, वापस नहीं मिलने वाला जो पैसा मरा डूब चुका। अब ये 2 चीजें हैं। जब हम इस एडजस्टमेंट को करते हैं तो ये कंफ्यूजन होता है कि किस पर निकालें, बेड डेप्ट के अमाउंट पे निकालें, डेटर्स के अमाउंट पे निकालें। तो याद रखना आपको ये एडजस्टमेंट डेटर्स की अमाउंट पर निकाली जाती है। और करना क्या होता है इसके अंदर, जो इसके ऊपर जो प्रावधान या संचय जो बनाना है वो डेटर्स के अंदर से माइनस होगा। आपको डेटर्स की अमाउंट 40,000 क्वेश्चन में दी गई है, बेड डेप्ट की अमाउंट आपको 500 दी गई है। बेड डेप्ट क्या होता है, बेड डेप्ट होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कहां पर आते हैं, वो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की 2 वाली साइड में। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है। बेड डेप्ट जो क्वेश्चन में दिए गए होंगे, अगर ये 500 यहाँ पर दिए जाएंगे तब तो इसकी अमाउंट 2 जगह पर आएगी, और अगर ये बेड डेप्ट की अमाउंट क्वेश्चन के अंदर दी गई है तब इसकी ये अमाउंट सिर्फ एक जगह पर आएगी। ये जो बेड डेप्ट है इसकी अमाउंट को आप ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि सिर्फ एक जगह पर आएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगी। इसके बाद डेटर्स जो है वो 40,000 रुपए के हैं, इसके ऊपर 5% दिया गया है और ये एडजस्टमेंट में दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 40,000 पर 5%, ये 5%, 5% जो हम निकालेंगे, 20 से 20 कैंसिल करेंगे, 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और ये 20, ये आए 2,000 रुपए। ये एडजस्टमेंट की अमाउंट है और ये 2 जगह पर आएगी। एक तो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की 2 वाली साइड में, एक आएगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में वहां पर आएगी जहां बैलेंस शीट में डेटर्स आते हैं। डेटर्स जो होते हैं वो एसेट होते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट देखिए किस तरह से किया जाएगा। ये यहाँ पर मान लीजिए आपकी एसेट वाली साइड है बैलेंस शीट में, ये अमाउंट का कॉलम है, यहाँ अमाउंट हो जाएगा और यहाँ पर आपका लायबिलिटी हो जाएगा। करना किस तरीके से है, यहाँ डेटर्स आएंगे इस वाली साइड में, डेटर्स की अमाउंट मैंने यहाँ पर लिख दी 40,000, यहाँ से माइनस करेंगे कितना, 5%। 5% कितना निकल कर आया है, 5% आया है 22,000, माइनस करेंगे यहाँ आ जाएगा 38,000। तो इस तरह से इसको करेंगे। ये जो इसका जो 2,000 रुपए हैं वो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे इसकी 2 वाली साइड में 2 PF BD के नाम से यहाँ पर 2,000 रुपए इस तरह से अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। PF BD प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से ये 2,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 2,000 रुपए मैंने 2 जगह पर लिखे हैं क्योंकि एक एडजस्टमेंट की अमाउंट थी। इसी के अंदर एक चीज और कभी कभी प्लस करके दे देता है,
वो क्या होती है वो देखिए। ये आपको दिया कि देनदारों पर अशुद्ध ऋण के लिए संचय प्रावधान बनाइए 5% की दर से, तथा छूट के लिए, छूट मतलब डिस्काउंट, छूट के लिए 2% संचय कीजिए। ऐसे लिखा हुआ आता है। दोनों एडजस्टमेंट एक साथ भी दे दी जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, 2% है तो दो अमाउंट निकलेंगे एडजस्टमेंट की। जब दो एडजस्टमेंट की अमाउंट निकलेंगी तो दोनों ही दो जगह पर आएंगी। इसका क्या करना है, इसका हम कर चुके हैं। 40,000 क्या लिखा, क्योंकि डेटर्स एसेट्स में आते हैं, उसमें से 5% माइनस किया 2,000, 38,000 आया। 2,000 को उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टू वाली साइड भी लिख दिया। ये कंप्लीट हो गई। बात आती है इसकी 2%। याद रखिएगा, जब दोनों एडजस्टमेंट आपको एक साथ दी जाए तो पहले जो उसके ऊपर प्रावधान या संचय बनाना है वो लिखेंगे। जो उसके ऊपर डिस्काउंट के बारे में बोला है, डिस्काउंट के बारे में जब हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की अमाउंट को माइनस कर देंगे, यानी ऊपर वाला जो परसेंटेज है ये माइनस कर देंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसके ऊपर 2% निकालना है। कभी आप ऐसा करें कि 40,000 पर 5% भी और 2% दोनों निकाल दी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमारे पास 40,000 थे और 40,000 में से माइनस कर दिया हमने 2,000, और यहाँ पर हमारे पास जो बचे हैं वो 38,000 बचे हैं। अब यहाँ से हम माइनस करेंगे इसका डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमें दिया गया है 2%। यहाँ से जब हम इसका 2% निकालेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल करेंगे, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 की 8 से करेंगे 16 का 6 आएगा, 2 3 जा 6 और इसमें 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। 760 रुपए का डिस्काउंट आया है, और 760 रुपए का डिस्काउंट यहाँ से माइनस किया जाएगा। किस तरह से करेंगे, ये 38,000 है, अगर आपको डिस्काउंट की भी एडजस्टमेंट दी गई है आप उसको पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ से माइनस करेंगे और यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट, जितना परसेंट दिया गया है वो 2% लिख देंगे, और यहाँ पर 760 रुपए लिख देंगे और यहाँ से इसे माइनस कर देंगे। 0 में से 0 जाएगी 0, 10 में से 6 जाएंगे बचे 4, 9 में से 7 गए बचे 2, यहाँ बचा 8, और यहाँ बचा, सॉरी यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 3। तो इस तरह से यहाँ से माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे। अब ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट तो हम दो जगह पर लिख चुके हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। इस अमाउंट को भी दूसरी जगह लिखना पड़ेगा और वो भी यहीं पर आएगी। यहाँ लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और यहाँ 760 रुपए लिख देंगे। तो इस तरह से हमें ये एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। और जब इस तरह से हम ये दोनों को जगह पर लिख देंगे, उसके बाद ही हम जब बैलेंस शीट का या अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो टोटल है वो तभी करेंगे जब हम अपने पूरे क्वेश्चन के अंदर ये देख लेंगे कि जितनी भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में हमें दी गई थी, क्या हमने उनकी अमाउंट को दो जगह पर लिख लिया है या नहीं। जब दो जगह पर आप लिख लेंगे तभी आपके क्वेश्चन का आंसर सही आएगा और तभी आपकी बैलेंस शीट मैच हो पाएगी। तो ये जितनी भी मैंने एडजस्टमेंट आपको कराई हैं इन्हें बहुत अच्छे से करिएगा। इसके अलावा बहुत सारी एडजस्टमेंट हैं। किसी भी एडजस्टमेंट में आपको डाउट है या कोई भी एडजस्टमेंट आपको समझ नहीं आई है, मेरी समझाई हुई या आपके पास जो भी एडजस्टमेंट है, आप वो कोई भी एडजस्टमेंट कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपको यहाँ समझा दूंगी और फिर आपको इसी तरह से वो अपने एग्जाम में करनी है। तो इसके बाद हम इसका पूरा क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन, कि किस तरह से एक क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट आती है। वो पूरा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, लेकिन आज जितनी भी हमने एडजस्टमेंट करी है मैं उसको एक शॉर्ट नोट में आपको बता देती हूँ कि कौन सी चीज कहाँ प्लस होनी है, कौन सी चीज माइनस होनी है, जिससे कि आपको याद रहे। आप अपने पेपर पर एक चार्ट की तरह इसी तरह से बना लीजिएगा, जैसा मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो जितनी भी हमने एडजस्टमेंट करी है हम उनका रिवीजन करेंगे। सबसे पहली हमने की है अदत्तव्यय, जिसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव। इसको क्या करना है, पहली बात मैंने प्लस का साइन लगाया, जिस चीज के ऊपर दी जाएगी उसमें प्लस होगी। दूसरी बात कहां पर आएगी, बैलेंस शीट की
लाइबिलिटीज वाली साइड में। BS बैलेंस शीट, L मतलब लाइबिलिटीज। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, शॉर्ट में ही आप अपने पास लिख लीजिएगा जिससे कि आपको याद रहे। एग्जाम टाइम पे बस इनका रिवीजन कर लीजिएगा। सेकंड है पूर्वदत्त व्यय। एडवांस में जब हमें पैसा मिल जाता है और वो काम हम नहीं कर पाते तो वो पैसा क्या हो जाता है, वो माइनस करना पड़ता है, तो उसी चीज को पूर्वदत्त कहते हैं। इसे हम कहेंगे प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ये होते हैं, याद रखिएगा, माइनस। ये माइनस होते हैं और ये बैलेंस शीट में एसेट वाली साइड में आएंगे। अब आप ये मत सोचेगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज लिख रही हूँ, कि बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज या बैलेंस शीट की एसेट। मैं एक चीज और एक जगह यहाँ पर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको यही वाली जगह पता होनी चाहिए। दूसरी जो इसकी जगह होगी वो तो क्वेश्चन में खुद दी गई होगी। जैसे मान लीजिए अदत्त व्यय जो है, जहां पर किसी का नाम दिया गया होगा, अदत्त वेतन, वेतन मतलब सैलरी, अदत्त मजदूरी, मजदूरी मतलब वेजिस, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया गया है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज वाली साइड में लिखा जाएगा जितनी भी अमाउंट का दिया गया होगा। दूसरी जगह क्या होगी, जब वेजेस का दिया गया है तो वेजेस के अंदर प्लस हो जाएगा। ये जो मैं प्लस और माइनस का साइन लगा रही हूँ ये इनकी एक जगह हो गई और दूसरी जगह इनकी बैलेंस शीट होगी। ठीक है, इसी तरह से जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो जिस चीज पर दिए गए होंगे उसमें से माइनस करेंगे, एक जगह कंप्लीट, दूसरी जगह जितने रुपए आपने इसके अंदर से माइनस किए हैं वो बैलेंस शीट की एसेट वाली साइड में भी लिख दिए जाएंगे। संपत्तियों पर हाश, संपत्तियों पर हाश, संपत्तियों पर हाश का मतलब होता है डेट ऑन एसेट्स। ये क्या होती है, जिस चीज पे दी गई है उसमें से माइनस, और दूसरी जगह इनकी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टू वाली साइड। इसके बाद नंबर 4, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, प्लस होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टू वाली साइड में आता है। इसके बाद है आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज जिसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये क्या होता है, जिस चीज के ऊपर दिया गया है उसमें प्लस, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के, याद रखिएगा, बाय वाली साइड में आता है। इसके बाद 6 मैंने आपको बताया था ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज जिसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, जिस चीज पर दिया गया है उसमें प्लस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टू वाली साइड में। इसके बाद 7, देनदारों पर अशुद्ध ऋण संचय, अशुद्ध ऋण संचय व प्रावधान। इसे हम लिखेंगे या तो रिजर्व, रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ये क्या होगा, प्लस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टू वाली साइड में आएगा। तो ये 7 मैंने आज आपको कराई हैं, इन्हें अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। कुछ 2-3 और हैं जो मुझे थोड़ा लग रही हैं कि इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको कराऊंगी। तो पहले आप इसको कॉपी करिए अच्छे से, और जिस तरह से मैंने लिखा है कि कौन सी चीज प्लस होगी कौन सी माइनस होगी, जो इसकी सेकंड वाली जगह है वो क्या है, वो अगर आपको अच्छे से याद है तो आपकी एडजस्टमेंट कभी भी गलत नहीं हो सकती। इसके अलावा एक एक्रूड इनकम पर आपको दी गई होती है, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, इसको कॉपी करिएगा। दो चीज है, एक जिसे कहते हैं हम उपार्जित, उपार्जित आय,
ये इसी नाम से आएगी जैसे मैंने आपको दी है उपार्जित आय, और एक होगी अनुपार्जित के नाम से, उपार्जित आय और दूसरी हो गई अनुपार्जित आय। इसे कहेंगे हम एक्रूड इनकम, और इसे हम कहेंगे अनएक्रूड इनकम। याद रखना एक चीज, ये चार चीजें सेम सेम सी हैं, वो दोनों एक्सपेंसेस पर हैं, ये दोनों इनकम पर हैं। इसके अलावा जो थी हमने जो अभी की वो क्या थी, आउटस्टैंडिंग, और दूसरी क्या थी, प्रीपेड। लेकिन ये दोनों किस चीज पर थी, ये थी एक्सपेंसेस पर, और ये है इनकम पर। करना क्या है, एक्रूड वाली जिस चीज पे दी जाएगी उसमें प्लस होगी, अनएक्रूड वाली माइनस होगी, आउटस्टैंडिंग प्लस होगी और प्रीपेड वाली माइनस होगी। तो एक जगह तो इनकी क्लियर हो गई, जहां प्लस माइनस मैंने लिखा है जिस चीज के नाम के साथ ही दी जाएंगी उसमें या तो प्लस होंगी या माइनस होंगी। आपको याद रखना है एक्रूड प्लस होती है, आउटस्टैंडिंग प्लस होती है, अनएक्रूड और प्रीपेड दोनों माइनस होती है। इनके अलावा इनकी जो तीन चारों की जो दूसरी जगह है वो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कहां कहां पर आती है, एक्रूड वाली एसेट्स में, ये लाइबिलिटीज में, ये लाइबिलिटीज में, और ये एसेट्स में। तो इस तरह से इनको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अब कोई एडजस्टमेंट ऐसी बाकी नहीं रही है जो आपके एग्जाम में आए। जितनी मैंने कराई है उसी में से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगी। आप हाफ ईयरली के एग्जाम दीजिए, आप प्री बोर्ड के दीजिए या फाइनल बोर्ड के एग्जाम दीजिए, जितनी एडजस्टमेंट मैंने आपको कराई है ये आपके लिए काफी है। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। जितना मैंने आपको कराया इसका रिवीजन बहुत अच्छे से कीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट्स बनाइएगा, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।